गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 6 जुलाई 2020 है। दैनिक जागरण के कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम के लिए भी आपके लिए रिलेवेंट होगा। लेकिन आज हमारा 50वां दिन है। आज 50 दिन मुझे हो गए यहाँ पे आपके साथ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस करते हुए इस चैनल पे जिसका नाम है विजडम एजुकेशन। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो डेली मेरा वीडियो देखते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे भी बधाई दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आजकल आप लोगों का लाइक कम आना शुरू हुआ है, कम आता है, तो लाइक कर दें, उससे मोटिवेशन बना होता है। हमारा भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना होता है लाइक अगर आप करते हैं तो। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछने का मेरा ध्येय क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि यूएन पे आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे यूनाइटेड नेशन की जितनी भी बॉडी हैं उसका हम बेसिक डिस्कस करेंगे। और इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का क्वेश्चन है। यह 2017 का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। और यूपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो 2020 में, तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर हमने सॉल्व किया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हमने यूपीएससी के 19, 18, 17 और 16 तक के पेपर सॉल्व किए हुए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन क्या है। विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ यूएन हैबिटेट इन यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम वर्किंग टुवर्ड अ बेटर अर्बन फ्यूचर, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। क्लियर है? यूएन हैबिटेट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। यूएन हैबिटेट मतलब होता है आवास, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ आवास के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए पहला स्टेटमेंट है, यूएन हैबिटेट हैज बीन मैंडेटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन एंड सिटीज टू प्रोवाइड एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल। स्टेटमेंट बी, इट पार्टनर्स आर ईदर गवर्नमेंट और लोकल अर्बन अथॉरिटी ओनली। स्टेटमेंट 3, UN Habitat contributes to overall objective of United Nations system to reduce poverty and to promote access of safe drinking water and basic sanitation। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है कि तीनों सही है, ऑप्शन बी है कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन 4 है कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में देने का कोशिश करें। वीडियो को पॉज करके आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। और आज मैं यूनाइटेड नेशन का वीडियो बनाने वाला हूं, निश्चित तौर पे वो वीडियो जा करके देखें। किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए यूनाइटेड नेशन का वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। देखो यहां पे जो फर्स्ट पेज पे एक न्यूज है कि गाजियाबाद की पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, 8 की मौत। ये हालांकि न्यूज़ इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इस तरह की घटनाएं देश भर में हो रही है, लेकिन जिस तरह से रासायनिक दुर्घटना पिछले कुछ समय में हो रही है, इससे पहले हमने विशाखापट्टनम में रासायनिक दुर्घटना देखा, उससे पहले असम के तिनसुकिया जिला में हमने रासायनिक दुर्घटना देखा, उससे पहले हम आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं। तो जिस तरह से देश में रासायनिक दुर्घटना हो रही है, उसको लेकर के रासायनिक दुर्घटना से संबंधित विवाद यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वनडे के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम बेसिक देखते हैं कि रासायनिक दुर्घटना आखिर होता क्या है और इसको लेकर के क्या क्या सरकार ने एक्ट लाया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार हाल के दिनों में 130 से अधिक प्रमुख रासायनिक दुर्घटना हुई है, जिसमें 259 लोगों की मौतें हुई हैं और 560 से अधिक लोगों का अधिक शारीरिक नुकसान हुआ है। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का डाटा है, आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। देश में 301 जिले में फैली 1861 से अधिक रासायनिक खतरों वाली इकाइयां हैं, जहां पे रासायनिक दुर्घटना हो सकती है और कुछ जगह हम देख रहे हैं कि हो भी रही है। रासायनिक आपदा से संबंधित कारक क्या क्या है, क्यों रासायनिक दुर्घटना होती है,
क्यों पटाखा फैक्ट्री में आग लगती है? उसका कारण है पहला कि प्रक्रिया और सुरक्षा प्रणालियों की विफलता। दूसरा है कि प्राकृतिक आपदा जनित दुर्घटना भी होती है। कई बार हमने देखा है कि भूकंप के कारण, मान लो भूकंप के कारण जो है रासायनिक फैक्ट्री में आग लग जाए या भूकंप के कारण गैस का स्राव हो जाए, तो उसको प्राकृतिक जनित आपदा कहिएगा, लेकिन वो भी होता है। जापान में हमने देखा कि किस तरह से हो रही है ये चीज़ें, क्योंकि जापान में सबसे अधिक भूकंप आता है, भूकंप का बेल्ट है जापान का बेल्ट। तीसरा कि खतरनाक अपशिष्टों के परिवहन वाहन का दुर्घटनाग्रस्त होना, इससे भी हमने देखा है कि जो मान लो कि एक ट्रक जो है रासायनिक अपशिष्ट को ले जा रही है और ये कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो इससे भी आपदा की कंडीशन क्रिएट होती है। और लोगों की अशांति के दौरान कारखानों में तोड़फोड़ अगर होता है, लोग अगर मान लो एग्रेसिव होते हैं, राइट, मजदूर संघ एग्रेसिव होता है, तो ऐसे कंडीशन में तोड़फोड़ होती है, तो उससे भी रासायनिक आपदा हो सकती है। अब देखो, ये तो मान लो ये डिस्कस जो मैंने किया कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है कि क्यों होती है। आपको अब ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। भोपाल गैस रिसाव, देखो भोपाल गैस रिसाव हुआ था 1984 में, और मेरे ख्याल से ये हुआ था आई गेस 3 दिसंबर की रात 1984 को ये हुआ था। आई गेस, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई गेस 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। क्या हुआ था कि भोपाल में एक कारखाना था और वहाँ से जो है गैस लीकेज शुरू हो गया था। उसमें लगभग ऑफिशियली डाटा है कि 4000 लोग मारे गए थे, सरकार का डाटा है, और लगभग 15000 लोग मारे गए थे, अनऑफिशियल डाटा। इसके बाद सरकार जगी कि रासायनिक दुर्घटना नाम की भी चीज़ होती है, और इसके बाद सरकार ने कई कदम उठाए। पहला कदम यह है कि भोपाल गैस रिसाव दावों का निपटान अधिनियम 1985 लाया गया। दूसरा, उसके जस्ट बाद एक वर्ष के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया। ये सब भी याद रख लेना, वन डे एग्जाम में पूछ देता आपको कि पर्यावरण अधिनियम कब आया, तो 1986 में आया। क्यों आया? क्योंकि उससे जस्ट एक वर्ष पहले जो है आपदा की घटना हुई थी, भोपाल गैस रिसाव हुआ था, और उसके बाद सरकार जगी, इसलिए पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने एक एक्ट लाया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 आया। नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट आया 1997, और एनजीटी 2010 में आया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में आया। ये सारी की सारी संस्था का एक ध्येय यह भी था कि किस तरह से देश में रासायनिक दुर्घटना को रोका जा सकता। तो उम्मीद करता हूं कि ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ से अधिक इम्पॉर्टेंट रासायनिक दुर्घटना के संदर्भ में सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं वो है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। देखो, टीडी को लेकर के लगातार हमने डिस्कस किया है कि टीडी किस तरह से देश भर में खतरा है। इसको लेकर के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्कस किया है, चर्चा किया है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि फॉ आखिर है क्या। फॉ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी इसको कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फॉ, FAO फॉ। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मेन काम क्या है कि कृषि का उत्पादकता किस तरह से बढ़े, ग्रामीण आबादी में किस तरह से जीवन निर्वाह के लिए सुधार हो, पोषण का स्तर किस तरह से बढ़े, जीवन किस तरह से उन्नत हो, इसका बेसिकली काम ये है। इन्होंने टीडियों को लेकर के चेताया है। और फैक्ट आप याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। वनडे एग्जाम में स्टेट पीसीएस में भी कई बार पूछा है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम, इटली में। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने दिखाया भारत प्रेम। बस यहां पे ये याद रख लेना कि 4 जुलाई का दिन इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस।
जिस तरह से 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी तरह से 4 जुलाई को अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखो, अंतरिक्ष नीति किस तरह से होना चाहिए, अंतरिक्ष गतिविधि किस तरह से होना चाहिए, इसको लेकर के विधेयक अंतिम चरण में है। जब विधेयक आएगी संसद के पटल पे हम इसको लेकर के डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार इसको जाकर के देख लेना, एक बार इसको पढ़ सकते हो। वैसे याद रख लेना, ये जो व्यक्ति है ये के शिवन है, ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, राइट। इसरो के अध्यक्ष के शिवन है, के शिवन है, ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष। ओके, यहाँ पे जिस तरह से स्वदेशी की हम चर्चा कर रहे हैं और आपके साथ हमने भी डिस्कस किया है कि किस तरह से स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से चाइनीज ऐप को बहिष्कार करना चाहिए या विदेशी ऐप का बहिष्कार किया जाना चाहिए। चाइनीज़ नहीं, विदेशी ऐप की भी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, चाहे चाइनीज़ हो, कोई भी ऐप हो उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। इंडियन ऐप को प्रमोट करने की आवश्यकता है। और इसी चरण में जिस तरह से हमारे यहाँ फेसबुक होता है, उसी तरह से एक सोशल मीडिया साइट सरकार ने लॉन्च किया, उपराष्ट्रपति ने लॉन्च किया, सॉरी। इस ऐप का नाम है एलिमेंट्स। इस ऐप का नाम है एलिमेंट्स। आप चाहें तो इसको अपने प्ले स्टोर से यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और फेसबुक को रिप्लेस करेगा, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। ओके, सीधे हम मूव करते हैं एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे जो है हमारे पास, ये जो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, इनका भी कई बार आर्टिकल मैंने देखा आता है। एडिटोरियल लिखते हैं ये। उत्तर प्रदेश के ये विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, हृदय नारायण दीक्षित जी। इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। आत्मनिर्भर भारत हमने भी कई बार डिस्कस किया है। कुछ चीज़ें इन्होंने नई बोली हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, साथ ही साथ हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर को किस तरह से सफल बनाया जा सकता है। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी, कोरोना शुरू होने के बाद मई में जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी, तो उनका ध्येय था, 5 ध्येय था इंपॉर्टेंट। पहला तो इंटेंट होना चाहिए। उन्होंने 5I का जिक्र किया था। 5I मतलब क्या हुआ? पहला इंटेंट होना चाहिए, इरादा होना चाहिए। हमें एक मजबूत इरादा की ज़रूरत है कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, हम विश्व के देशों को पीछे छोड़ सकते हैं, हम जितना सामान यूज करते हैं वो स्वदेशी होना चाहिए, जो गांधी जी का भी ध्येय था, गांधी जी का भी इरादा था। साथ ही साथ इंक्लूशन होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, राइट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और इनोवेशन होना चाहिए। ये पांचों के पांचों पॉइंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है। क्लियर है? अब देखो समस्या क्या क्या, आखिर आत्मनिर्भर भारत अभी तक क्यों नहीं बन पाया, उसके पीछे क्या समस्या है, राइटर का क्या कहना है, वो हम डिस्कस करते हैं। राइटर का अपना पर्सपेक्टिव है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि भारत अपनी आयात का 14% चीन से आयात करता है। तो भारत मान लो 100 रुपये का सामान पूरे वर्ल्ड से आयात करता है, जिसमें 14 रुपये का सामान तो वो सिर्फ चाइना से आयात करता है। और क्या चीन जो आयात करता है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है पता है आपको? चीन जो आयात करता है उसमें भारत की हिस्सेदारी 2% भी नहीं है। यानी चीन अपने देश में जो आयात करता है, भारत की हिस्सेदारी 2% के आसपास है। और हम जो आयात करते हैं चीन से, वो लगभग 14% भारत के टोटल आयात का केवल चीन से आयात होता है। दूसरा राइटर का कहना है कि मोबाइल उद्योग, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो गया या मोबाइल उद्योग हो गया, उसमें 70% से अधिक चीन का दबदबा है, चीन का कब्जा है भारत के मोबाइल उद्योग पे। साथ ही साथ कि भारत 16 अरब डॉलर का तकनीकी टेक्सटाइल आयात करता है। अब आप पूछोगे कि सर तकनीकी टेक्सटाइल क्या होता है? तो पीपीई किट जो हुआ, पीपीई किट जो वर्तमान समय में
जो हेल्थ वर्कर लगाते हैं, जो डॉक्टर्स लगाते हैं, उसे पीपीई किट कहा गया है। इसे एक तकनीकी टेक्सटाइल कहा जा सकता है। और 16 अरब डॉलर का तकनीकी टेक्सटाइल आयात करता है इंडिया। सबसे अधिक तकनीकी टेक्सटाइल आयात करता है चीन से ही। तो ये तो समस्या हो गया। इसके बाद जो है क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, देखो आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या क्या प्रयास आज तक किया गया उसके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वर्गीज कुरियन, याद रख लेना, भारत के श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाते हैं वर्गीज कुरियन को, ये भी एक फैक्ट है, याद रखना। तो दूध के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना 1970 के दशक में। इसके लिए एक ऑपरेशन आया था, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये 1970 में भारत दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। उसके बाद 1966-67 में MS स्वामीनाथन के प्रयास से कृषि के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना। साथ ही साथ ऐसा क्यों हुआ ये भी याद रख लेना। 1966-67 में जो है भारत कृषि में आत्मनिर्भर बना, खास करके गेहूं के क्षेत्र में, क्योंकि 1965 की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, भले ही उसमें हम जीते थे लेकिन हमारे पास खाने की कमी हो गई थी। हमने अमेरिका से गेहूं मांगा कि आप हमें गेहूं दे दें, मदद करें, लेकिन अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। इसके बाद MS स्वामीनाथन, जिसे भारतीय कृषि का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने इसकी शुरुआत की। हाँ, MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की। भारत के हरित क्रांति के जनक कहा जाते हैं MS स्वामीनाथन को, राइट, याद रख लेना। भारत के हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। इन्होंने आत्मनिर्भर कृषि की शुरुआत की और भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। 1966-67 के दशक में शुरुआत हुआ। इसके साथ ही साथ क्रायोजेनिक ईंधन, जो ईंधन का आपने GSLV का नाम सुना होगा, सॉरी GSLV मार्क 3 में, वही मार्क 3 जो चंद्रमा पे गया था, चंद्रमा पे जो हमारा अभियान हुआ था, चंद्रमा अभियान, उसको ले जाने वाला परिवहन था GSLV मार्क 3। तो ये रॉकेट है GSLV मार्क 3, जिसमें क्रायोजेनिक ईंधन की आवश्यकता होती है। और इसको देने से हमें रसिया और रूस और US दोनों ने मना कर दिया था। इसके बाद भारत के नौजवान जगह, उन्होंने क्रायोजेनिक ईंधन बना लिया। इसी तरह से सुपर कंप्यूटर देने से हमें जो है अमेरिका ने मना किया कि हम आपको सुपर कंप्यूटर नहीं दे सकते हैं, भारत ने वो भी बना लिया। तो जब जब हमें आवश्यकता हुई, इसी तरह से एक अन्य एग्जाम्पल दे सकते हो कि पीपीई किट की हमें आवश्यकता थी। वर्तमान में हम 90% पीपीई किट चीन से मंगाते थे, हमें आवश्यकता थी, हम इसको बनाना शुरू किए। भारत इसमें आत्मनिर्भर बन गया महज कुछ दिनों में। ना सिर्फ आत्मनिर्भर बना, भारत वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। सबसे अधिक उत्पादन हम करने लगे पीपीई किट में चीन के बाद। क्लियर है। तो जब जब हमें आवश्यकता हुई आत्मनिर्भर बनने की, जब जब हमें जरूरी हुआ, हम आत्मनिर्भर बने। राइटर का यही कहना है कि वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हम आत्मनिर्भर बने, चाइना पे डिपेंडेंसी घटाएं। उम्मीद करता हूं कि ये आर्टिकल क्या है क्लियर हो गया होगा। बावजूद इसके आप इसको एक बार जाकर के खुद से पढ़ लेना। और आपको ये मिल कहाँ जाएगा, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना। देखो, दलाई लामा के बारे में दिया हुआ कोई खास आर्टिकल मुझे लगा नहीं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि 1959 में तिब्बत से जो है दलाई लामा निर्वासित होकर भारत आ गए। भारत के धर्मशाला में वो जो है रहते हैं, बौद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसको लेकर के, दलाई लामा को लेकर के भारत और चीन के बीच में विवाद है। चीन हमेशा से कहता आ रहा है कि दलाई लामा को आप हमें सौंपिए। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे ये दलाई लामा आपको दिख रहा है, ये जो दलाई लामा है, ये दलाई लामा इनफैक्ट कोई व्यक्ति नहीं है। दलाई लामा एक पद होता है। जैसे हमारे देश में मान लो प्राइम मिनिस्टर का पद हुआ, भले ही उस पर मोदी जी बैठे या मनमोहन सिंह बैठे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसी तरह से दलाई लामा जो है एक पद होता है। दलाई लामा एक पद होता है जिस पे कोई व्यक्ति जो है विराजमान हो सकते हैं, राइट। तो इसको लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूट है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं।
ओके, ये छोटा सा आर्टिकल है डिजिटल एजुकेशन को लेकर के। एक बार आपको इसे पढ़ना चाहिए, जिस तरह से मैं आपके लिए यहाँ पे दैनिक जागरण का न्यूज़ एनालिसिस कर रहा हूँ। तो न्यूज़ एनालिसिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन। मैं आपको डिजिटल तौर पे शिक्षित करने का कोशिश कर रहा हूँ। और एक शोध आया है, इस शोध में कहा गया है कि 72% भारतीय पुराने क्लासरूम के बजाय ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं। 72% स्टूडेंट जो है डिजिटल एजुकेशन लेना चाहते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत जो है विश्व में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग मार्केट बन गया है, ई लर्निंग एजुकेशन बन गया है, ई लर्निंग जगह बन गया है। यहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा सबसे अधिक लोग लेते हैं अमेरिका के बाद। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और ख़ास करके जब इस पर एक एडिटोरियल आएगा तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ई लर्निंग आखिर होता क्या है, क्या उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्या कंक्लूजन होना चाहिए। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक ये 2 फैक्ट याद रख लेना कि 72% भारतीय जो है ई लर्निंग चाहते हैं, और इंडिया सेकेंड पोजीशन पे आ चुका है ई लर्निंग के मामले में। मेंस में ये दोनों पॉइंट आपको लिखने में काम दे सकता है। आसान नहीं कोरोना की दवाई का परीक्षण, खुद से जाकर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं दिया हुआ। ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ में कुछ डाटा दिया हुआ है, जिस डाटा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि हमने देखा है कि किस तरह से बिहार और यूपी के कई जिला में आकाशीय बिजली गिरने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। बावजूद इसके भारत की जो है डिजास्टर लिस्ट में इसका स्थान नहीं है, यानी वज्रपात का जो है बिजली गिरने का स्थान भारत के डिजास्टर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। और यहाँ पे एक चर्चा यह है, ये देखो, ये सब डाटा आपको जाकर के लिख लेना चाहिए कॉपी में। अगर कभी वज्रपात पे आपको या वज्रघात पे आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि 1967 से लेकर के 2016 तक, राइट, यानी 50 वर्ष में जितने भी आपदा में लोगों की मृत्यु हुई उसमें 39% वज्रघात से हुआ, यानी बिजली के गिरने से 39% लोगों की मृत्यु हुई है। साथ ही साथ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है कि 2014 में 2582 लोगों की मृत्यु हुई है, और 2013 में 2833 लोगों की मृत्यु वज्राघात यानी बिजली गिरने से हुई है। डाटा है, डाटा जाकर के अपने कॉपी में आप लिख लेना, कभी भी आपको काम दे सकता है। आयातित तेल, खाद्य तेलों से किसानों और उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी। देखो, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि पिछले कुछ वर्षों में 2018 के प्रीलिम्स में, 19 के यूपीएससी प्रीलिम्स में बैक टू बैक 2 वर्ष क्वेश्चन आया था इस टॉपिक को लेकर के। इम्पोर्टेड ऑयल, जो खाने वाले तेल है, उसको जो इंपोर्ट करते हैं उसको लेकर के 2 वर्ष लगातार क्वेश्चन आया था। और क्यों आया था? क्योंकि जो हम विदेशी मुद्रा का व्यय करते हैं, खपत करते हैं, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा है, सबसे अधिक खर्च होता है किसी कृषि उत्पाद को मंगाने में, तो वो तेल है। आई रिपीट माई लाइन, भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का खपत करता है अगर कृषि उत्पाद को मंगाने में, तो वो करता है तेल को मंगाने में, खाद्यान्न तेल को मंगाने के लिए। और यही कारण है कि यूपीएससी ने 2 वर्ष लगातार इस पे क्वेश्चन पूछा था। देखो, यहाँ पे घरेलू जरूरतों के लिए सालाना 1.5 करोड़ टन हम तेल का इंपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है, 1.5 करोड़ टन खाद्यान्न तेलों का हम इंपोर्ट करते हैं अन्य देशों से। इसमें पाम ऑयल की हिस्सेदारी 90 लाख टन है, मतलब 1.5 करोड़ टन में 90 लाख टन तो सिर्फ पाम ऑयल मंगाते हैं। उसके बाद 25-25 लाख टन हो गया सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल मंगाते हैं, और 10 लाख टन जो है अन्य तेल हम मंगाते हैं। खास करके पाम ऑयल इसलिए महत्वपूर्ण है कि पाम ऑयल को लेकर के मलेशिया और भारत के बीच में डिस्प्यूट हुआ था। भारत मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑयल मंगाता है,
मलेशिया से मंगाना हमने बंद कर दिया था। जिस तरह से मलेशिया के राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ अपना स्टेटमेंट देना शुरू किया था, जब हमने भारत के लोगों ने, भारत की संसद ने आर्टिकल 370 को रिमूव किया था, राइट, आर्टिकल 370 को रिमूव किया था, तो उसके बाद मलेशिया जिस तरह से आक्रामक हुआ भारत के प्रति और जिस तरह से सहयोगी हुआ था पाकिस्तान को लेकर के, इसलिए हमने वहाँ पे पाम ऑयल हमने मंगाना बंद किया था। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है पाम ऑयल को लेकर के, लेकिन वर्तमान में हम फिर मलेशिया से पाम ऑयल मंगाना स्टार्ट कर दिया। देखो ये न्यूज़ क्या है कि जून में 12.40 लाख करोड़ रुपए के ई बिल हुआ जारी। इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो ई बिल है ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी होना चाहिए ई वे बिल के बारे में। तो ई वे बिल क्या है? सबसे पहली बात ये जानो कि एक जीएसटी की तरह एक बिल प्रणाली है जिसमें वस्तुओं के हस्तांतरण की स्थिति में जारी किया जाता है। जैसे मान लो कि आप कोई सामान यहाँ से लेकर के किसी लगभग 100 किलोमीटर दूर एक जगह ले जाओगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको ई वे बिल लेना पड़ेगा और आप वो बिल लोगे और उसके बाद जो है अपना सामान किसी ट्रक से लेकर के या किसी अन्य चीज़ों से लेकर के आप जा सकते हैं। उसके लिए उस बिल में आपको जो है कुछ पैसा सबमिट करना होगा। एक तरह से सरकार को टैक्स मिलता है ई वे बिल के माध्यम से। तो इसका नियम क्या है? नियम भी याद रख लेना, यही फैक्ट है, नियम ही फैक्ट है और इसी से क्वेश्चन आता है। नियम क्या है कि 50,000 से अधिक के मूल्य की वस्तु 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक अगर ले जाया जाता है तो उस पर आपको ई वे बिल लगेगा, राइट। ई वे बिल कब लगेगा कि 50,000 से अधिक की वस्तु है और 10 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना। मान लो 50,000 से कम की वस्तु अगर हो गई और आपको ट्रेवल 10 किलोमीटर से अधिक करना तो आपको ई वे बिल नहीं लगेगा। साथ ही साथ 50,000 से अधिक की वस्तु भी और आपको 5 ही किलोमीटर ट्रेवल करना है तो वो भी आपको ई वे बिल नहीं लगेगा। तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। 50,000 से अधिक की वस्तु होनी चाहिए और 10 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ अन्य उत्पाद जैसे लिक्विड पेट्रोलियम हो गया, खाद्य तेल हो गया और 150 से अधिक सामग्री पे ई वे बिल को हटाया गया। जैसे मान लो आप सोना एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, हीरा ले जाओगे, तो वहाँ पे आपको ई वे बिल नहीं देना पड़ेगा, वहाँ उसके लिए अलग फंक्शन है। क्लियर है? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए ई वे बिल के बारे में। देखो एफपीआई पहले तो फुल फॉर्म याद रख लेना, फुल फॉर्म भी पूछा है क्वेश्चन, इसलिए मैं फुल फॉर्म बोलता हूँ, याद रखना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई की निकासी हुई है जुलाई में 3,741 करोड़ रुपए। अब देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एफपीआई क्या होता है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एफपीआई क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का दो पार्ट है, एक है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक एफपीआई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी देश में करते हैं तो वहाँ उस देश में जाकर के उस कंपनी में जाकर के निवेश करते हैं, यानी उस कंपनी के मैनेजमेंट का आप पार्ट होते हैं, यानी उस कंपनी के किसी भी डिसीजन में आप पार्ट होते हैं। और यही कारण है कि अगर एफडीआई किसी जगह लगाया जाता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है। आप ऐसा नहीं है कि आपने किसी जगह किसी कंपनी में जाकर के निवेश किया, मान लो आप अमेरिका के व्यक्ति हैं, आपने इंडिया आकर के रिलायंस में इन्वेस्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली पैसा लेकर चले जाओगे, ऐसा नहीं है। तो एफडीआई लॉन्ग टर्म होता है और यही कारण है कि सरकार प्रेफर करती है कि उनके पास एफडीआई आए। एफपीआई क्या होता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मान लो आपने शेयर के माध्यम से रिलायंस में परचेज किया, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, आप अमेरिका के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उद्योगपति हैं, आपने शेयर के माध्यम से इन्वेस्ट किया भारत के रिलायंस कंपनी में। अब जब चाहे उस शेयर को परचेज कर सकते हैं या शेयर को बेचकर आप कंपनी से एग्जिट हो सकते हैं, कंपनी से बाहर हो सकते हैं, तो इसे ही एफपीआई कहा जाता है। और 3741 करोड़ रुपया जुलाई में निकाला गया। इंपॉर्टेंट नहीं है एफपीआई क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पीटी में आप क्या इंपॉर्टेंट होता है ये आप समझ गया।
अब देखो मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि एफपीआई इतना एग्जिट क्यों हो रहा है, एफपीआई किस तरह से भारत से निकल रहा है। दूसरा मेंस में ये आपको जानकारी होना चाहिए कि एफपीआई का जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या क्या जो है उपयोग है। तीसरा आपको जानना चाहिए कि सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है, राइट। और चौथा कि आपका क्या सुझाव होना चाहिए सरकार को कि किस तरह से देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को या एफपीआई को किस तरह से बढ़ाया जाए। तो ये सारे का सारा पर्सपेक्टिव मेंस पर्सपेक्टिव है। पीटी पर्सपेक्टिव से, पीटी के दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हमने आपके साथ डिस्कस किया। देखो यहाँ पे एक तो पहले आपको जानना चाहिए कि CIS देश क्या है, CIS देश क्या है। दूसरा कि चाबहार पोर्ट किस तरह से CIS देश में मददगार साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की ओर। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था और विघटन के बाद जो है इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। 1991 में जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना हुई थी और उसमें मैक्सिमम वही देश शामिल हैं जो सोवियत संघ से विखंडित होकर बने हैं। यानी सोवियत संघ का जो विखंडित हुआ था, सोवियत संघ कई भागों में बट गया था, उससे जो देश बने हैं वो देश ज़्यादातर इसका पार्ट। 12 स्टेट हैं इसमें, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। ये 12 ही इसके स्टेट हैं। साथ ही साथ इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में इसका हेडक्वार्टर है। आई रिपीट, ओके, इतना क्लियर हुआ। अब देखो चाबहार पोर्ट किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके लिए मैप पे चलते हैं। ओके, हम मैप पे आ गए। ये हमारा मुंबई का पोर्ट है, बंदरगाह है, और ये जो है ईरान, ये ईरान हो गया। और यहाँ पे ये चाबहार पोर्ट, इसके 80 किलोमीटर के रेंज में ये ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान में है, जिसे चीन निर्मित कर रहा है, राइट। सीपेक का एक पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है ग्वादर एयरपोर्ट, और उसके महज 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में चाबहार पोर्ट है जिसे इंडिया डेवलप कर रहा है। अगर ये डेवलप हो जाता है तो इसके रास्ते, ईरान के रास्ते हम तुर्कमेनिस्तान जा सकते हैं और इधर जो है अजरबैजान वगैरह है वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहुँच हो सकता है इन देशों में जिसे कहा गया है CIS कंट्री। क्लियर है। इसलिए जो CIS देश के प्रतिनिधि हैं, CIS देश के जो प्रतिनिधि हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चाबहार पोर्ट डेवलप हो जाए। क्लियर है। तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको CIS देश के बारे में और चाबहार पोर्ट के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, देखो ये जो है ना नदी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। UPSC स्टेट PCS वनडे एग्जाम अक्सर नदी के बारे में क्वेश्चन पूछता है। कल हमने डिस्कस किया सिंधु नदी के बारे में, और आज चूंकि यमुना के बारे में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन कि यमुना फिर किस तरह से मैली हो रही है, फिर किस तरह से गंदगी फैल रहा है यमुना में, तो इसलिए हम यमुना के बारे में डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट है। यमुना क्या है कि भारत की एक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो यमुनोत्री, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री, वहाँ से निकलती है, जो उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी जिला आपको पड़ता है उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है। वहाँ से 30 किलोमीटर दूर गढ़वाल है और वहाँ से निकलती है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानकारी कि यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है, जो आपको उत्तराखंड में पड़ता है। इसकी जो सहायक नदी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चंबल हो गया, सेगर हो गया, छोटी सिंधु हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ये सारी की सारी नदी इसकी सहायक नदी है और इम्पॉर्टेंट नदी है। ये गंगा में जो है, जैसे ये गंगा बहती है तो गंगा में इधर से आकर के ये मिलता है प्रयागराज में। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि गंगा के दाहिने साइड से, कई बार ये भी पूछा है कि गंगा के जो है दाहिने साइड से आकर के मिलती है यमुना नदी प्रयाग में। क्लियर है। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी होनी चाहिए।
देखो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक वनस्पति पाया गया है और ये वनस्पति ग्राउंड आर्किड जिसका नाम है। यूपीएससी अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राउंड आर्किड नई वनस्पति की खोज हुई है, यह दुर्लभ वनस्पति किस उद्यान में प्राप्त हुआ। 4 ऑप्शन आपको दे देगा और इसी तरह से यूपीएससी आपको ट्रैप्ड कर देगा। कुछ दिन पहले याद होगा हमने तितली के बारे में डिस्कस किया था कि तितली की 2 नई प्रजाति खोजी गई है और वो कहाँ खोजी गई थी, तो वो खोजी गई थी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसी तरह से एक वनस्पति है, नई वनस्पति है जिसका नाम है ग्राउंड आर्किड, दुर्लभ वनस्पति है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ मिला है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व में मिला। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला में स्थित है। आई रिपीट, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला में स्थित है दुधवा टाइगर रिजर्व, और जहाँ ये वनस्पति मिला। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यूएन हैबिटेट पे ये क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन आवास पे ये क्वेश्चन है। देखो इसमें पहला स्टेटमेंट देखो, मान लो कि पहला स्टेटमेंट के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट पार्टनर आर ईदर गवर्नमेंट और लोकल अर्बन अथॉरिटी। मान लो यूनाइटेड नेशन अगर हैबिटेट का प्रोग्राम होगा, आवास लगाने का प्रोग्राम होगा, तो क्या वो सिर्फ सरकार ही कर सकती है, प्राइवेट संस्था नहीं करेंगे, एनजीओ नहीं करेंगे। नॉर्मली ओनली स्टेटमेंट जहां हो नॉर्मली वो गलत होता है। यूपीएससी इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, जहां ओनली स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा। अब देखो 2 नंबर का स्टेटमेंट गलत है। अब चलो ऑप्शन पे चलते हैं। अगर 2 नंबर का ऑप्शन गलत है तो ए होगा नहीं, सी होगा नहीं, और बी होगा या डी होगा। बी और डी दोनों में कॉमन क्या है, पहला स्टेटमेंट, तो बाय डिफॉल्ट पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखो आप, यूएन हैबिटेट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम टू रिड्यूस पॉवर्टी, प्रमोट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक सैनिटेशन। यानी मान लो किसी को अगर आवास दे रहे हैं, तो आवास दे रहे हैं तो उसमें आप निश्चित तौर पे पॉवर्टी को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, पानी उसको मिलेगा ये भी काम करेंगे आप। सैनिटेशन किस तरह से हो, किस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, इस पर भी काम होगा। तो नेचुरल स्टेटमेंट है, ऑब्वियस स्टेटमेंट है ये, और यूपीएससी जो ऑब्वियस स्टेटमेंट पूछता है वो नॉर्मली सही होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट सही हो गया, तीसरा स्टेटमेंट हमने चेक किया वो सही है, दूसरा गलत था, आंसर हो जाएगा बी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया ट्रिक्स होता है, पहला स्टेटमेंट बिना पढ़े हमने सॉल्व किया है इसको। तो इस तरह से आप अपना समय रिड्यूस कर सकते हो जब आप एग्जाम दोगे यूपीएससी का खास करके, राइट। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें, और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने कलीग के साथ जिसके साथ आपने शेयर किया उसके साथ डिस्कस करें। और आज हम यूनाइटेड नेशन पे वीडियो अपलोड करेंगे कुछ देर के बाद, राइट। तो वो वीडियो भी हमारा ज़रूर आप देखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।